बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप जनाब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले आपका थोड़ा तारुफ करवा दूं। आपने देखा होगा कि अफसाना जिंदगी का के सिलसिले में हम लोगों की जिंदगी की जद्दोजहद की दास्तानें सुनते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गुलशन इमार के इस मकान में बहुत बड़े बड़े लोग, कई बैंकों के सरबराह जो साबिर थे और कई अच्छे लोग आ चुके हैं। लेकिन आज जो साहब आए हैं वो एक बहुत बड़े अस्पताल के ऑपरेशन डायरेक्टर हैं। इनको बुलाने में इनको और मुझे सहूलत ये है कि मेरे नेक्स्ट डोर पड़ोसी भी हैं और मेरे अजीज भी हैं। तो मेरे साथ बैठे हैं जनाब अनस अशरफ साहब। जी। बड़ी भरपूर जिंदगी गुजारी है और मैं खुशन जॉब के मैं वाकयात सुनता रहता हूँ अस्पताल के हवाले से, वो तो हम आखिर में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी के रुख। उससे पहले हमारे एक फॉर्मेट ये है कि जिक्र हम शुरू करते हैं हाँ, अपने बुजुर्गों से, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उन्हीं की वजह से हम कुछ हैं, सब कुछ बिल्कुल, भी है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई मैं दो राय पहले ही नहीं है। चाहूंगा कि आप अपने वालिद का और अपने बुजुर्गों का जिक्र करें और फिर बताएं वो जो लालू खेती गलियां कैसी थी उस जमाने जब अपने वहां पे पतंगे उड़ाया करते अरे थे। जनाब, क्या दौर था वो हमारा। लालू खेत इतना साफ सुथरा, इतना अच्छा। पहले वालिद साहब पे आ जाएं। मेरे वालिद साहब का नाम सैयद गियासुद्दीन अशरफ था और वो इंतकाल कर गए। वो हाई शायद कोर्ट। कैंसर में। जी, कैंसर में उनका इंतकाल हो गया। और वो एज ए सीनियर रजिस्ट्रार जो है वो हाई कोर्ट से रिटायर हुए। हाई कोर्ट से रिटायर हुए। तो अब फिर हमारी स्ट्रगल क्या थी, मतलब वो रिटायर हो गए, फिर हमारे मैट्रिक, फिर हमारा इंटर, फिर हमारे दूसरे टेक्निकल क्वालिफिकेशन सब चलती रही। लेकिन लालू खेत के अंदर साथ 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 हमारी जो दूसरी एक्टिविटीज थी वो भी थी, पतंग उड़ाना। उस जमाने में आपके फिर कोई ऐसे असातिज़ा या कोई महल्ले वाले थे जो आप समझते हैं कि बड़े आपको उनसे आप इंस्पायर हुए हों जी और उनको जी देख जी के जी, सीखने का बिल्कुल सिलसिला बिल्कुल हुआ हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सिलसिला चलता रहेगा, मैं वो ख्याल हम लालू सिलसिला खेत से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बिल्कुल क्या? बिल्कुल। हमारे मोहल्ले में हमारे दो मकान छोड़ के एक बाबूजी साहब रहते थे। मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। उनका नाम मोहम्मद रफ़ी साहब था और वो हम लोगों पे बड़ी नज़र रखते थे। अच्छा। बड़ी नज़र रखते थे। उनको ये पता था कि मोहल्ले में कौन लड़का खराब है और कौन लड़का जो है वो सही है। वो बड़ी नज़र रखते थे भाई। कौन खराब हो सकता है? हाँ, बस कौन खराब हो सकता है इससे आप अंदाजा लगा ले। खराब से बुला दिया कि भाई जो पढ़ने में लिखने में ठीक नहीं है, उसकी दूसरी एक्टिविटीज बहुत खराब है। तो उनसे वो बिल्कुल हमें बहुत डांटते थे हम्म। और हम उनसे डरते भी थे। हम्म। यानी मैं ही नहीं डरता था, मेरे साथ के 3 4 5 6 लड़के जो हम लोग थे जो साथ पढ़ते थे, साथ पढ़ाई भी करते थे। इसलिए ज़ाहिर है मैट्रिक में थे, अंजुमन इस्लामिया बॉयज सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे, तो हम एक जॉइंट हम पढ़ते थे, अपने घर में ही पढ़ते थे। और हम वो पढ़ते जब थे तो बाबूजी से हमसे ये कहते थे कि अगर तुम लोगों को कोई परेशानी हो तो हम हमसे हेल्प ले लिया करो। तो हमारे एक मामू थे सलाउद्दीन अहमद जमाली साहब, वो भी पढ़ाते थे, प्रोफेसर वो भी भी थे। टीचर थे। उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुझे आगे ले आने में। तो वो भी पढ़ाते थे, कॉलेज में पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे। उनसे और बाबूजी से हमारा बड़ा एक सिलसिला रहा और उनकी बड़ी नज़रें रहती थी। यानी मुझे उन मैं अगर मैच खेलने जाता तो बाबूजी को पता होता था कि मैं मैच खेलने गया हूँ। अच्छा। हाँ, क्रिकेट अच्छा, का। उस दौर में कोई इतराज नहीं था भाई ये कौन हमारे नहीं मामे नहीं लगते नहीं हैं नहीं ये? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने इतने डिसेंट और इतने नफीस इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। जी। और छोटे से घर थे हमारे 80 गज के, बाहर की कुर्सी निकाल के, थोड़ी सी इजी चेयर थी उनकी, और हाँ। वो चौधरी बन के जिसे कहीं चाहिए वो बैठे होते थे और हर लड़के पे, हर बच्चे पे नजर रखते थे। और बहुत बहुत अच्छा, जबरदस्त। आजकल जो बच्चे हैं वो शायद अब तो माहौल नहीं रहा नहीं। कि, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने इत्तेफाक से जब ये सिलसिला शुरू किया था इंटरव्यू का, हम्म, तो सबसे पहले सबसे तवील जो इंटरव्यू लिया था मैंने वो था जनाब जस्टिस रिटायर्ड जफर शेरवानी साहब का, जो हाई कोर्ट के जज थे। हाँ तो उन्होंने वो दौर बताया लालू खेत का। हाँ। कहेंगे हमारे बाप तो बिजनेस में बिजी रहते थे, हम्म, तो हमारे महल्ले में सारे कसाईयों के घर थे। हाँ तो उन्होंने कह रखा था कि मैं तो होता नहीं हूँ, इन बच्चों पर नजर रखना। हाँ तो कहेंगे वो सारे जो कसाई थे वो हमारे बुजुर्ग थे और हाँ। हमारी हिम्मत नहीं थी कि उनसे कहें कि आप कौन होते हैं मैं भाई टोकने वाले। बाबूजी, आपसे अंदाजा लगा ले कि बाबूजी ने जो हमारे घर में जो दूध देता था ना, हाँ। उसको जासूस मुकर्रर किया हुआ था हम 4 5 6 लड़कों के ऊपर। फजल भाई उनका नाम था। अच्छा। फजल भाई खुद दूध का कारोबार करते थे लेकिन क्रिकेट भी खेलते थे। अच्छा। अच्छा, मैं खेलता था कराची जिम खाना से, अपना पापोश नगर जिम खाना से। वो हाँ। खेलते थे अपना पैरागाउन से, अच्छा। लियाकताबाद B1 एरिया से खेलते थे फजल भाई। तो वो जासूस थे हमारे। अच्छा। वो हमारे जासूस, हमसे बड़े भी थे। वो हमारे घर में दूध भी देते थे। वो सारी इत्तला हम लोगों की बाबूजी को भी देते थे और हमारे जो मामू थे सलाउद्दीन मामू, उनको भी देते थे।
सारी निसाबी और गैर निसाबी। निसाबी और गैर निसाबी। इन्हें ये तक पता हो जाता था किस दिन हमने कंचे हाथ में लिए। क्या बात है, क्या रवायती थी महल्लों की। हाँ, कि किस दिन हमने कंचे हाथ में लिए। एक दफा ऐसा हुआ कि हम गली में ऐसे खेले थे, लड़के भी ऐसे थे, तो हमने कहा हमें भी दिखाओ जरा कंचे वंचे लेकर के। हमने भी 2-3 मार दिए ऐसे करके गली गए, तो वो तक इत्तला पहुंच गई। वो तक इत्तला पहुंच गई। तो बाबूजी ने मुझे बुला के कहा कि बेटा गली में कभी कंचे नहीं खेलना। सही। उन्हीं की नसीहत थी, मैंने गली में कभी कंचे नहीं। मैंने कहा आज आज तुमने 2 मारे हैं ना, कल तुम खड़ोगे 1 घंटे खड़ोगे खेलोगे आप। और बाबूजी के इसके ऊपर ना आपको इतराज था, ना आपके वालिद साहब को इतराज था? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे वालिद की और बाबूजी की ऐसी अच्छी उनकी दोस्ती थी। और मैं कहता हूँ कि अच्छा, उनका बेटा था शाहिद, वो भी बहुत अच्छा था। वो बाद में वो कैप्टन वैप्टन बन गया, जहाज में चला गया। छोटा सा ताहा का मेरे छोटा भाई उसका दोस्त था वो। तो हमारी गली तो सारी अच्छे लोगों में, पढ़े लिखे लोग, सवा एक हाँ। 2-4 लोग थे। हाँ। ये सब पढ़े लिखे लोग थे। एक कोने वाला हमारा घर था, पहला घर था, उसमें दूध वाले रहते थे, जब्बार नाम था उनका दूध का। बाकी सब मौजिन साहब थे, मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे। फिर एक और थे हमारे, तो वो भी इस सिटी कोर्ट में काम करते थे। बुखारी साहब, बुखारी साहब हमारे पीछे, शोएब बुखारी के वालिद, शोएब बुखारी के वालिद, वो उस बहुत महल्ले के बड़े बड़े करता धरता थे। और वो भी हमको बहुत दूर रखते थे सब मामलात में। हालांकि वो कोर्ट में होते थे, और कोर्ट में होने के बावजूद भी उनको बहुत सारी चीज़ों का इल्म हो जाता था। और वो जब भी हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग बैठते थे, हमारे मामू के घर में या हमारे घर में भी महफिल होती थी, तो वो सब मिल के जो है वो बच्चों का जिक्र जरूर आता था। यानी ये वो लोग थे जिन्होंने बच्चों को जवान नहीं होने दिया, हाँ। सीधे सीधे ज़हनी तौर पर बूढ़ा कर दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें कोई। अच्छा, मुझे और याद यही है वजह है कि जी। हम सारी चीजों में, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद जो है वो हम बहुत ही खुराफात से बचे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। खुराफात से बचे रहे। हाँ, यानी हमेशा उन्होंने हमें जो है ना हेल्दी एक्टिविटीज में हमें रखा। जो सही। मैं आप सोचता हूँ कि भाई वो क्या सोचते थे, और हम जो खड़े हुए हैं सब उन्हीं के बरोने मेहनत है, हमारे अपने जी। बुजुर्गों के बरोने मेहनत, हम कुछ भी नहीं। अनस भाई, मुझे जो याद है, मैं ज़माने में इस्लामाबाद में था, कभी कभार कराची आता था, आपकी तरफ भी आना होता था। अल आज़म के फ्लैट उस ज़माने बन रहे थे ये। हाँ। मुझे याद पड़ता है उस ज़माने का लालू खेत तो बहुत ही साफ-सुथरा लालू खेत होता था। नीट एंड क्लीन, सुबह और शाम वहां पे झाड़ू पड़ती थी। 2 अच्छा। गलियां थी। देखिए, आप देखें ना, प्लानिंग देखें उसकी। हाँ। उसकी प्लानिंग देखें कि सीवरेज की लाइन जो है वो पीछे वाली गली में जा रही है। जितनी भी लाइन है, सीवरेज की लाइन है, पानी की लाइन है, सारी पीछे वाली गली में जा रही है। और आगे वाली गली जो थी इतनी चौड़ी होती है, ट्रक उसमें आते थे, तो ये ट्रक गुजरता। अब तो इनकरेजमेंट इतनी हो गई कि आप साइकिल नहीं खड़ी कर सकते, हाँ। साइकिल नहीं खड़ी कर सकते, कार तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ट्रक दो ट्रक गुजर सकते थे, इतनी चौड़ी गलियां थी। और हम लोग उसमें वहां पे क्रिकेट, जब छुट्टी होती थी स्कूल की, तो समझे चाहे गर्मी हो सर्दी हो कैसी हो, इतनी क्रिकेट होती थी। अच्छा, पीछे की गली पता नहीं उस ज़माने में शायद रिवायती तौर पे गंदी गली कहलाती हाँ, थी, गंदी गली, लेकिन बहुत ही साफ-सुथरी रहती थी। बहुत साफ और सुथरी, बच्चियाँ बहुत। भी रात को उसमें खेलती थी। हाँ और बच्चे, हाँ बिल्कुल, उसमें पहलूज होता था पतली गंदी गली के अंदर। बच्चियां सारी गंदी गली में पहलूज खेल रही होती थी। हाँ, इतनी साफ रहती हाँ थी, हाँ, बाकायदा बच्चियां झाड़ू खेल रही मतलब। होती थी, बिल्कुल इतनी अच्छा, साफ सुथरी। याद है मुझे वो ज़माना भी कि गालिबन जिस वक़्त तक गटर लाइन वगैरह नहीं भी थी, हाँ तो डेली जो है वो आधा था आदमी हाँ, बिल्कुल वो साफ निकाल के लेके सब, हाँ सीवरेज सब लेके जाते थे। हमारा आपका सब किया सबका, धरा। हाँ सबका, बिल्कुल तो एक सीवरेज। खास आवाज़ लगाते थे वो पीछे। हाँ हाँ, बिल्कुल। याद है वो आवाज़? हाँ जी, आ गई आ गए जी। दीदी जी पानी डालो। जी, पानी डालो। उस दौर में भी इतना साफ-सुथरा था लालू खेत ये। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत साफ सुथरा, बहुत साफ सुथरा था। अच्छा, कोई इंक्रोचमेंट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सब इतने लोग, डिसेंट लोग रहते थे। हुँ। उनको ये पता है कि मुझे एक ब्लॉक आगे नहीं रखना है अपने घर के आगे। इतने डिसेंट लोग थे। अपने घर के आगे एक ब्लॉक नहीं रखना है। ऐसा था जनाब लालू खेत, ऐसा था लालू खेत। लियाकताबाद नंबर 10 ऐसा था। इस पर तो आपसे कभी सिर्फ लालू खेत पे ही बात होगी इंशाल्लाह एक प्रोग्राम में पूरी। नहीं, लालू खेत तो खैर हम दायरे के वहाँ बड़े हुए, जवान हुए, और जवान होने के बाद हम, बल्कि हमारे बाल जब सफेद हो गए तो हम वहां से निकले। अगर देखा जाए तो शादी भी हुई हमारी उसी घर में, लालू खेत में हमारी शादी भी है हमारी। जी। हमारा एक बेटा भी वहीं हुआ, हमारा बड़ा बेटा लालू खेत में हुआ। जी। तो लालू खेत की यादें तो ऐसी यादें हैं कि वो तो ना खत्म होने बड़ा वाली। घर वाला माहौल था। हाँ, बड़ा घर, हाँ, बिल्कुल। महल्ले। दरवाजे खुले होते थे, हाँ। पड़ोस वाले आ गए हमारे घर में, हम उनके घर में चले गए, बिल्कुल ऐसा था, बिल्कुल। यानी सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। मुझे तो याद है उस ज़माने में लालू खेत में अगर किसी के घर में कोई शादी-वादी हो, तो महल्ले वाले बुलाते थे बेटी दामाद को, भाई उसका मतलब ये नहीं कोई ऐसा रिश्तेदार है था, करीब। बिल्कुल ऐसा था। हाँ। हमारे जो हमारी गली के कोने में दूसरा मकान था,
दिल्ली वाले रहते थे, उनके वो बिजनेस करते थे कपड़े का। तो उनकी बेटी की शादी हुई, तो हमारी अम्मी की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन थी कि देखो उनकी बेटी की शादी हो रही है, उनके घर उस ज़माने में हॉल वॉल नहीं होते थे, गली में तंबू लगते थे, सारी चीज़ें अरेंज होती थी, सारे खाने वाने वहीं पकते, सब कुछ करते थे। हम लोगों ने हॉल लगवाते थे, कुर्सी लगवाते थे, बारात का इंतज़ाम करते, बारात को रिसीव करते थे, उनको बिठाते थे। अच्छा, मज़े की बात है कि बर्तन भी धोते थे, इतना घर का माहौल इतना था इतना घर का माहौल होता था। लालू खेत में। यानी हमारी वालदा की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि देखो तुम दोनों भाई वहाँ जाओ, अब मैं दूसरों की बात नहीं करनी, लेकिन हम जब वहाँ पे गए तो वहाँ 10 लड़के पहले मौजूद थे, वॉलंटियरली काम कर रहे थे। हम्म, तो बहरे हो रहे क्या, बहरा की क्या करेगा बहरा, हाँ, हम सही लोग बात खुद है। थे ना। हाँ, तो इतनी जबरदस्त हमने उनको रिसेप्शन दिया था कि वो आज तक वो लोग याद करते हाँ, हैं। इतना जबरदस्त हमने रिसेप्शन दिया था कि बेटी की शादी है, और हमारी अम्मी ने हमसे हमें कह दिया है कि भाई बेटी की शादी है, कोई कसर नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो कसर से वो देखते हुए, उस सामने वो रखते हुए, ऐसी हमने जो हमारे बस में था, जो जितनी चीजें थी, जो हाँ। क्वालिटी हम दे सकते थे, बर्तनों को साफ करना, चमकाना, लगाना, ख्याल करना, दिखाना, बैठाना, सारे काम हमने गली में किए। और मुझे यकीन है कि उस लालू खेत उस गली के दामाद को बाद में कई पड़ोस वालों ने को बाद में खाने भी अपने घर बुलाया जी, होगा। जी, जी, बिल्कुल, 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 हाँ। ये बिल्कुल, इसलिए कि उनकी जो बेटी थी, जिसकी जिसकी शादी थी, उसको बेटी को जो है वो हमारी वालदा जो थी, वो बच्चों को कुरान भी पढ़ाती थी। हाँ, तो हमारी वालदा जो थी, बच्चियों को जब कुरान पढ़ाती थी, तो हम लोगों को ये इंस्ट्रक्शन थी कि आप घर से बाहर निकल जाएँ। हाँ, कभी लेट हो गए, धूप है, गर्मी है, तो हम घर से बाहर निकल जाते, तो वो 7-8 लड़कियाँ आती थी, उसमें वो बच्ची भी आती थी, जिसको जिसकी शादी। तो इतना ख्याल रखा जाता था, बच्चियों का इतना ख्याल रखा जाता था, कि मेरा घर के जो बच्चे हैं, वो चले आएँ। घर छोटे थे, घर छोटे थे। जी। तो मेरी वालदा जो थी, अच्छा फिर बाद में मेरी वालदा से वो बच्ची मिलाने के लिए लाई, और फिर मेरी वालदा ने जो थी वो खातिर-तवाज़े की, उनकी सब कुछ किया, सारी चीज़ें की, और फिर बाकायदा उनको बुलाया दोबारा, और बुलाने के बाद जो कभी ये रिवायतें ये थी जिनको हम भूलते जा रहे हैं, ईमानदारी की बात है। ये रवायतें ये थी। रिवायतें थी जिनको हम लोग भूलते मेरी जा रहे हैं। वालदा ने बहुत वो किया, मतलब जैसे बहुत सारी जी। जितनी भी बच्चियाँ थी गली की, और उनको बड़ा ख्याल रखा, आपकी बड़ा वालदा का ज़िक्र तो आगे चल के आएगा जब आप हमें बताएँगे हुँ, कि एक सऊदी अरब में बहुत अच्छी जॉब करते हुए जब आपके साथी चले गए थे मुल्क से बाहर अमेरिका, हुँ, आप पाकिस्तान वापस क्यों आए? ये ज़िक्र हम बाद में करेंगे। हाँ, बिल्कुल। अब मैं चाहूँगा थोड़ा-सा अपने तालीमी करियर के बारे में बताइए। तालीमी करियर जो था वो ये था कि मैंने इंटर किया जिन्ना कॉलेज से। जिन्ना कॉलेज से इंटर करने के बाद कराची पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया मैंने। अब कराची पॉलिटेक्निक में एडमिशन तो ले लिया मैंने, मैकेनिकल मैकेनिकल में ले लिया, लेकिन पैसे की बहुत तंगी थी। उसी दौरान में जो है एक अप्रेंटिसशिप निकली एवरी स्केल में, मैंने उसमें भी अप्लाई कर दिया। उसमें मुझे कुछ पैसे मिल रहे थे, स्टेफिंग अलाउंस मिल रहा था। तो वहाँ मैं पास हो गया, इंटरव्यू में पास हो गया, प्रैक्टिकल में भी पास हो गया। 2 इंटरव्यू हुए वहाँ पे, कंडक्ट हुए, और वो एवरी स्केल का पहला बैच था, मुस्लिम बैच, क्योंकि वो ब्रिटिश कंपनी थी, तो वो मुस्लिम लेते नहीं थे। तो पहला मेरा मुस्लिम बैच था, जिसमें हमें मुस्लिम लड़कों को 6 मुस्लिम, 6 क्रिश्चियंस लोगों को, 12 लोगों का बैच है, जिसमें मैं पास हो गया। और अराउंड को तकरीबन कोई 100-150 लड़के उसमें बैठे थे, जिसमें मैं पास हुआ। और शायद इसकी वजह ये रही होगी कि एवरेज स्केल वाले सऊदी अरब वगैरह में अपनी प्रेज़ेंस को चाहते थे, तो हाँ, वहाँ उनको एक मुस्लिम क्वालिफ़ाइड लड़कों ज़्यादा बेहतर लगे होंगे। ऐसा था, तो वहाँ भी थी एवरी स्केल, लेकिन हाँ। वो बिल्कुल वो डिफरेंट थे वो। मैं गया हुँ। था, मैं जब ऐसा हुआ, चलिए ये बाद में बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे उनको, यहाँ इनका इतना काम था कि आप, मतलब फुर्सत नहीं थी एवरी स्केल की। कोई सी ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी कि जहाँ पे एवरी की जो है वो स्केल ना लगे हों। यानी कराची पॉलिटेक्निक से तो आपको डिग्री और डिप्लोमा जो भी मिला, हुँ। एवरेज स्केल से आपको इंस्ट्रूमेंटेशन का स्किल्स आपको मिल हाँ, गई, इंस्ट्रूमेंटेशन की जो आपको बिल्कुल, आगे भी करियर बड़ी काम बड़ी आई। काम आए। अब मसला सारा ये था कि भई जब मैंने इंटर कर लिया, तो अब मेरी वालदा मुझसे ये कहती थी कि तुम्हें प्लास वाला, स्क्रू ड्राइवर वाला, तुम्हें लड़की कौन देगा? ज़ाहिर है हमारे माशरे में ब्लू कॉलर को तो इतना वो तरजीह दी हाँ, जाती है। अच्छा, हमारे वहाँ खानदान में कोई प्रोफ़ेसर है, कोई लेक्चरर है, तुम किस तरफ जा रहे हो? हाँ। अब उनको तशवीश उनकी थी हाँ, वजह। हाँ, ये बहुत अंदर की बात है ये, तो हाँ। मैं बड़ा डिप्रेस हो गया। मैंने कहा ये सब तालीम होने से बेकार हो जाएगी, क्या मैं अब ग्रेजुएशन करूँ? मैंने फिर अपने कुछ दोस्तों से मशवरा किया, मैंने कहा कि यार क्या करना चाहिए? तो कहने लगे कि
प्राइवेटली तुम बीए कर लो और तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, शादी हो जाएगी। शादी हो जाएगी, कोई ना कोई लड़की दे कुछ ही ना कुछ देगा। हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो प्राइवेटली जो है वो मैंने उसमें भी हाथ डाल दिया हम्म। कि भाई पेपर पर अपने जाके एग्जाम वगैरह दिया। अब वो मुझसे मेरे जब मैं दाखिल करा कहने लगे तुमने इंटर इससे किया हुआ है, ये तुमने एवरेज स्केल, तो अभी मेरा एवरेज स्केल का सर्टिफिकेट मेरे पास, वो वहां से पॉलिटेक्निक से तो आ गया था। हम्म। लेकिन ये नहीं था कि ये वाला मसला बड़ा खराब था कि तुम हम्म। ये कर रहे हो, तुम किसी की सीट मार रहे हो, मुझे बताया गया, मुझे बुलाया गया, बैठाया, मैंने कहा नहीं मुझे करना है, मुझे प्राइवेट ही दे दें, रेगुलर तो मैं नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पहले प्राइवेट तो नहीं हो सकेगा, रेगुलर ही होगा। तो मैंने कहा फिर क्या करूँ, फिर उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि भाई आप पहले वहाँ से, इसलिए कि मसला सारा ये था कि मैंने एवरी में भी कर लिया, वहाँ भी कर लिया, वहाँ भी क्लासेस मतलब एंड चल रहा था, पॉलिटेक्निक में भी एंड चल रहा था, यहाँ शुरू हुआ था। हम्म। तो मैंने यहाँ भी बताया, उनको भी बताया, सच बताया, झूठ नहीं बोला। झूठ नहीं, कि भाई हम्म। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, वरना फिर मेरे वो रह जाएगा। अब वो मेरे फरहत इसरार साहब थे, एरिया मैनेजर हम्म। एवरी स्केल के, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, उन्होंने उठ के मुझसे हाथ मिलाया, मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ, कहने लगे कि मैं पूरी तुम्हें सपोर्ट करूंगा। ऐसे ही होते थे बाज। ये तो कुदरती तौर पे अल्लाह मैंने रास्ते ऐसे निकालने थे, निकालने मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। अब फरहत इसरार साहब जो है मुझसे मिलने ताहिर मेडिकल सेंटर के अंदर, अभी हाल फिलहाल उनका इंतकाल हुआ है, इतने पुराने, इतने इतनी एज उन्होंने पाई माशाल्लाह से, तो ताहिर मेडिकल सेंटर में मुझसे मिलने मेरे पास चाय पीने आते अच्छा। थे जी। जो मेरे जितने भी टीचर्स हैं सब मेरे बहुत मेरे साथ अभी तक है। अभी मैं नहीं। सिबगतुल्लाह कादरी साहब से मिलने जा रहा हाँ। हूँ। मेरे जो वो उस्ताद हैं, वो भी जिन्ना कॉलेज के उस्ताद हैं, डेमोस्ट्रेटर हैं, उन्होंने भी मुझे बड़ा सपोर्ट की, जिन्ना कॉलेज में पढ़ा लोगों था। की जिंदगियां बदलने में टीचरों का कितना बड़ा हाथ होता था। जी मैं उनसे बोल देता था ना, मैं मेरा ये था कि मैं उनको कहा सर मेरे साथ आपसे मशवरा करने आया हूँ। अच्छा मेरी आदत है कि भाई मैं आपसे मशवरा करने आया हूँ, अच्छा मेरे दिल ये होता था मैं ये करूँ। मैं उनके गोल उनके उसमें डाल देता, सर जरा सा कुछ हमारे नजर किनारे के मैच खेल लूंगा। अच्छा क्योंकि जब आप इंटर स्कूल खेलते हैं या इंटर कॉलेज खेलते हैं तो आपको कुछ पैसे मिलते हैं, हम्म। आपको कुछ पैसे मिलते हैं, सर मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो इंटर स्कूल भी मैंने खेला, इंटर कॉलेज भी खेली, हाँ। और इंटर यूनिवर्सिटी में आके मैं पकड़ा गया, पढ़ेगा गया। पकड़ा गया मुझे वो कैसे पढ़े गए आप? वो रेस्टिकेट कर दिया था उन्होंने मुझे, मुनीर हुसैन साहब ने। तो वो बस गलती मेरी थी, मुझे नहीं हाँ। करना चाहिए था ये, हाँ। कि मैं इंटर कॉलेजिएट खेल रहा था और मैंने अपने आप को इंटर, जब ये आप कोई खेल रहे हैं ना तो आप दोबारा उसमें वो नहीं कर सकते, तो फिर हाँ। वो आप अपग्रेड उसमें नहीं जा सकते थे। स्टेप, हाँ सही है। ये खुद कायदा खैर होता है। खैर चले, जवानी में ये गलतियां तो होती हाँ, हैं। ये इसको ज़रा सा निकाल दीजिएगा, हाँ निकालेंगे ये इसमें हाँ ये हाँ। सही नहीं है। हाँ सही है। तो मुनीर हुसैन साहब मुझसे बहुत नाराज हुए थे मुझसे। तो अब ये बड़ा अजीब व गरीब सा सफर है आपका, हम्म, और जिसमें ये जब आपने क्वालिफाई कर लिया, हम्म, पॉलिटेक्निक की डिग्री भी आ गई हम्म। इसके, और तो कुछ अर्सा आपने फिर पाकिस्तान में जॉब की। जी जी, मैंने पाकिस्तान में मैंने सिर्फ 6 महीने जॉब की, एवरेज स्केल में जॉब अच्छा। मिल गई। और फिर वहाँ से वो आ गया, एक एक वैकेंसी निकली सऊदी अरब में कि भाई काउंटिंग वेइंग एंड टेस्टिंग मशीन टेक्नीशियंस की ज़रूरत है। अच्छा। तो बड़ा अच्छा लगा, मैंने भी अप्लाई कर दिया, बल्कि मेरे मुझसे जो सीनियर थे उन्होंने भी अप्लाई कर दिया, हाँ। मुझसे भी सीनियर थे अप्लाई कर दिया। अच्छा शारा फैसल पे वो एजेंट थे, उनका ऑफिस था, वो पूरी टीम आई हुई थी। हम्म। तो टेलीग्राम जो था, मुझसे जो जूनियर लड़का था, इश्तियाक आलम उनका नाम है, और वो टेलीग्राम के जरिए उन्होंने बुला लिया कि सुबह 9 बजे आप हाजिर हो जाएं। हाँ। मैं मैच खेलने जा रहा था, मेरा गोधरा से मैच था। इश्तियाक साहब सुबह सुबह पहुंचे, लालू के 10 नंबर औरंगी टाउन से, कहने चलना नहीं है, इंटरव्यू है। तो मैंने कहा कि यार इंटरव्यू, मैंने कहा कहाँ है, तो मैंने कहा चलो तुम्हें मुबारक हो, कहना ये टेलीग्राम आया है। मैंने कहा चलो तुम्हें मुबारक हो, तुम जाओ, मैं तो मैच खेलने जा रहा हूँ। मेरा सब तक कोई वो नहीं था, कोई मेरे वहम में गुमान में भी नहीं था कि मैं जाऊंगा। और इश्तियाक ने बताया देखो यार वो शारा फैसल पे गाड़ी उड़ी कुछ जाती है, तुम्हारे पास बाइक है। अच्छा। अच्छा मेरे पास बाइक किसकी थी, मोहम्मद हाँ। अहमद सिद्दीकी साहब के हाँ। होंडा 90, हाँ। हाँ। जिसमें स्टैंड भी नहीं था, वो लेटी रहती थी। वो बाइक उन्होंने बगैर ब्रेक की, और ये हम चलाते थे उसको ठीक ठाक करके मोहम्मद मामून हमें दे दी थी, कहने के भी चलाओ। तो घर में उनकी खड़ी रहती थी तो उन्होंने हमें दे दी थी, तो हम उसको चलाते थे। तो गाड़ी हमारे घर के बाहर लेटी हुई थी, हमने कहा चलो तुम्हें छोड़ देते हैं, वहां से फिर हम मैच खेलने चले जाएंगे।
तो कंटिन्यू सही चल रहा है ना ये? हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मैंने इश्तियाक को लिया बैठाया, और मैं शारा फैसल पे जिस अभी जो फॉर्च्यून टावर जो बना हुआ है उसके सामने, उसी लाइन में ही वो बंगला था बहुत बड़ा, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, इसको मेरे ध्यान से निकल के, एक एजेंसी थी, रिक्रूटिंग एजेंसी थी। तो रिक्रूटिंग एजेंसी के बाद सुबह सुबह इतना रश लगा हुआ वहां पर कि कभी 200 250 आदमी अरे बाप रे। वहां खड़े हैं वहां पे। और आप तो इसे ड्रॉप करने गए थे इश्तियाक को? अच्छा, मैं इश्तियाक को ड्रॉप करने गया था, तो इश्तियाक शायद इश्तियाक जल्दी समझ गया, कहने लगा कि यार ये सारे लेबर लोग हैं, हम लोगों को तो दूसरे उसमें बुलाया है, हाँ हाँ तुम हाँ 1 मिनट रुको, मैं अंदर से होकर के आता हूँ। हाँ। तो इश्तियाक साहब हमारे जरा दुबले पतले थे, वो उतरे और गए हुए, कहने लगे यार सबसे पहले तुम्हारा नंबर लिखा हुआ है और तुम्हारा बटेगा नहीं आया इंटरव्यू में, लिस्ट हाँ लगी हुई है ऐसे। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहने लगे यार तुम कुछ भी हो इंटरव्यू। मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं लाया, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हें छोड़ने आया था। कहने खड़ा हो जाओ बस, खड़े हो जाओ बस, खड़े हो जाओ। कहले सबसे पहले तुम्हारा नाम लिखा हुआ, पहला नंबर। उसको चले जाना क्रिकेट खेलने, उसको खेल चले जाना चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए। तो मैं खड़ा हो गया, मैं कहा चलो, खड़ा हो जाता। फिर मैंने अपनी बाइक को लटा दिया ऐसे करके, और बाकायदा जैसे कोर्ट में आवाज लगती है ना, हाँ। ऐसे आवाज लगी, सैयद अनस अशरफ, हाजिर हो। हाजिर हो। तो हम ऐसे ऐसे होते हुए अंदर से, काफी बड़ी कॉरिडोर था, वहां लोग जमे हुए थे, ऐसे कोर्ट का रश होता है शायद, और ऐसे हम चले गए अंदर। तो इससे बड़ा कमरा, उसमें 4-5 टेलीफोन रखे, काला, नीला, पीला, हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा था, और उसमें 4 अरबी बैठे थे। कभी तू कितने यार? हाँ, तो वो 4 अरबी बैठे हुए, वो इंटरव्यू के लिए आए थे। वो जो जो एजेंसी का जो ऑनर था, वो कहने लगा कि तुम इंटरव्यू देने आए हो या तुम मैच खेलने आए हो? हाँ। मैंने कहा सर एक मिनट, मैं आपको बताया था कि ये टेलीग्राम जो है मेरे दोस्त के पास आया था, और मैं उसको यहाँ ड्रॉप करने आया था, मैं क्रिकेट खेलने आया था। कह दिया। हाँ, क्या है, मैं क्रिकेट खेलने आया था, मैं उसको ड्रॉप करने। इश्तियाक साहब ने मुझसे ये कहा। अब इसमें एक अरबी ऐसा था जो थोड़ी बहुत उर्दू समझता था, मैं हाँ उससे उर्दू में बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी फ्लुएंट नहीं थी उस वक्त नहीं थी कि मतलब कि मैं हाँ रवानी से कोई बात कर सकूं। हाँ। तो बुलाया उन्होंने अपने किसी ऑफिसर के, तुमने टेलीग्राम, सर ये गया है टेलीग्राम, ये डाटा डूटा, उन्होंने किसी ऑफिस बॉय को बुलाया था कि इनके नाम तो गया है। और वो चूंकि उसको बड़ा डर था कि भाई ये लोग 4 लोग थे, जो बाद में मुझे पता चला कि हाँ ये जो 4 लोग अरबी आए थे, उसको बड़ा प्रेशर था कि सब तो सबको तैयार करके हमने बस काम करके निकलना है। हाँ 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 हाँ। तो पहला इंप्रेशन ही गलत हो गया, उस इदारे का। उस अदारे का पहला इंप्रेशन ही गलत हो गया। तो उसने बाकायदा, जो अब्दुल्ला रबियान उसका नाम था, हाँ हाँ तो अब्दुल्ला रबियान ने कहा कि मिस्टर अनस प्लीज सिट डाउन, हाँ कैन आई स्टार्ट द इंटरव्यू। तो अब उनके जो इंग्लिश का एक्सेंट था, तो पहले तो मैंने कहा कि क्या हम इंटरव्यू शुरू करें? तो हाँ। मैंने कहा यार ये तो उर्दू उर्दू बोल रहा है भाई। कम बन गया साड़ा। हाँ, खैर हमसे सवाल उवाल किए। तो इत्तेफाक की बात ये थी कि मैं राइट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ऑटोमेटिक वेयर्स थे हमारे, तो उस पर मैं काम कर रहा था, और वे ब्रिजेस पे मैं काम कर रहा था। मेरी फरजराज साहब ने मुझे वहाँ उन्होंने रिक्रूट किया हुआ था 15 दिन से। तो 15 दिन से मैं एवरेज स्केल नहीं जाता था, सीधे वहीं जाता था, राइट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन। तो वहाँ काम चल रहा था, ठीक ठाक काम चल रहा था। तो उसने मुझसे ऑटोमेटिक वेयर्स के बारे में पूछा। तो मैंने ऑटोमेटिक वेयर जो है वो मैंने बताया उसको, कहने इसमें बता कि पेंडेंट स्प्रिंग का क्या फंक्शन होता है। यार ये इंजीनियर लगता है मुझे। फिर मैंने पेंडेंट स्प्रिंग बताया कि पेंडेंट स्प्रिंग का ये काम है, ये काम है, ये काम है, इसका इस तरीके से होता है, और ऐसे से लगा होता है, कहीं ऐसे लगा होता है, कहीं ऐसे। कहने जैसे घड़ी है, मैंने कहा आप घड़ी देख रहे हैं, मशीन इधर लगी हुई, इधर लगी हुई, इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, लेकिन इसके जो इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है, वो आपको वो मेंटेन हो। सेंसिटिविटी शो करता है। वो हाँ अगर सेंसिटिविटी शो नहीं करेगा, बैलेंस शो नहीं करेगा, तो वो पेंडेंट स्प्रे को काम नहीं, बिल्कुल बेकार है। हाँ। तो बताया था, कहने कि अच्छा, डू यू नो अबाउट द पोस्टल स्केल? पोस्टल स्केल, मैंने कहा पोस्टल स्केल। कहने यार वो जमशेद ने बोला, जमशेद नाम था उसका, जो एजेंसी का मालिक, जमशेद मालिक ने बोला, कहने कि यार जो पोस्ट ऑफिस में जो स्केल रखे होते हैं, जिसके लिफाफे वफाफे होते हैं, उसके बारे में तुम जानते हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल जानते हैं, क्यों नहीं जानते हैं, वो क्या चीज़ है?
कहने लगे कि तुम उसको कैलिब्रेट और उसको वो कर दोगे, असेंबल कर दोगे। तो मैंने कहा कर देंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। कहने लगे फिनिश। तो बुलाया उन्होंने, कहने लगे कि वहाँ एक स्केल खुला हुआ पड़ा हुआ है, और मैंने कहा कि सर वो मेरे साथ मेरा दोस्त भी है स्टाफ, कहने लगे उसको भी साथ लेके जाओ। तो मैं साथ ले गया मैं उसको, वहाँ टूल्स रखे हुए थे, ये रखा हुआ था। तो कहने लगे यार मुझे तो कोई स्टाफ मुझसे कहने लगे मुझे तो कुछ बुलाया नहीं। मैंने कहा बस आ जाओ यार, कैसे करते हैं इसको। तो वो मेरे लिए जो था वो पोस्टर स्केल, दैट वाज मेरे लिए वो पीनट था वो। जब पीनट से मुराद ये था कि वो मैं इस पे बहुत काम कर चुका था, बहुत सारी चीजें थी, मैं लोगों को इस पे उस स्केल को मैं टीच कर चुका था, अपने जूनियर्स को टीच कर चुका था मैं, जो मेरे जो फर्स्ट ईयर। हाँ, तो मेरे लिए वो था। अच्छा, मजे के बारे में पास कहाँ हुआ, मैं पास ये हुआ कि जब मैंने उसको असेंबल कर दिया तो मैंने उनसे कहा कि इसका आप टेस्ट वेट लाइए, तो मैं इसको टेस्ट करूंगा, टेस्ट वेट तो नहीं है यहाँ पे। तो वो भागा हुआ गया अरबी के पास, कहने वो तो टेस्ट वेट मांग रहे हैं। अरबी जो है उठ के आ गया मेरे पास। हाँ, दूसरे कमरे में। कहने यू आर आस्किंग अबाउट द टेस्ट वेट। मैंने कहा यस आई एम आस्किंग टेस्ट। कहने कि कुछ सोचो किसी से, कुछ करो, नहीं है हमारे पास, इसका टेस्ट वेट करो तुम। मैंने कहा अच्छा मैं करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ। तो लेकिन यानी आप जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 5% प्लस माइनस आप मुझे अलाउ करेंगे, इसलिए कि कहने लगे 5% प्लस होगा या 5% माइनस होगा। अब वो वहां खड़ा हो गया, तो कहने लगे सोच में बढ़ गया, तो 5% तो बहुत हो जाएगा। मतलब कि 5% अगर 1,000 ग्राम तुम उस पर रखोगे तो 5 ग्राम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैंने कहा ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है, मुझे नहीं पता कि सऊदी अरब में क्या, तो मैं वहां के रूल को फॉलो करूंगा। तो बड़ा खुश हो गया भाई। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में ये है। अच्छा, मेरे पास टेस्ट वेट नहीं, अगर टेस्ट वेट होते तो फिर मैं इसको जो है ना बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग मैं इसको तैयार करता। सही है। मतलब मैंने बहुत ही तैयार। तो कह रहे अच्छा तुम क्या तरीका करोगे। मैंने कुछ नहीं करूंगा, मैं 1 किलो की चीनी मंगवाता हूँ किसी से, किसी ग्रोसरी स्टोर से। वो 1 किलो की चीनी लेकर के आएगा, और 1 किलो की चीनी मैं रख के इसको मैं टेस्ट करता हूँ। तो सोचने पड़ गया। कहने कि तुम ऐसा करोगे, जो साबुन की बट्टियां होती है ना उस पर ग्राम लिखे होते हैं, तो तुम साबुन की बट्टियां मंगवा लो। बात तो उसकी सही थी। तो कहने कि तुम मंगवाओगे तो फिर क्या गारंटी है कि वो 1 किलो होगा। यही मैं सोच रहा था। क्या गारंटी कि उसने 1 किलो चीनी, वो 900 ग्राम 100 ग्राम मार दे उसके अंदर चीनी, तो क्या करोगे तुम। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब पैसे तो थे नहीं जेब में, कहाँ से मंगवाए। आप तो क्रिकेट खेलने गए थे यार, साबुन लेने थोड़ी गए थे। पैसे उसे थे नहीं, अब बड़े परेशान, 50 रुपए तुम्हारे जेब में कितने हैं, ये वो कहने तो क्या परेशानी है। मैंने कहा कि पैसे नहीं है, अब कहाँ से मंगवाऊंगा। माफी फुलूस नहीं है पैसे अब। तो उसने मुझे चेक करने के लिए लड़के को बुलाया, पैसे निकाल के दिए और कहा कि लेकर इतने पीछे पीछे जमशेद भाई भी आ गए, जो एजेंसी में वो भी आ गए। कहने इतनी देर कहाँ क्या लग गई, वो सारा इंटरव्यू रुक गया, लोग पीछे से लगे हुए हैं, ये हमारे साथ लगे हुए हैं, हम भी परेशान हो गए यार हमें मैच खेलने जाना है, ये मेरे पीछे लग गया। चीनी खरीदनी पड़ रही है, साबुन खरीदने पड़ रहे हैं, मेरे पीछे लग मैच निकल जाएगा हाथ से। जो है ना स्टाफ तो खामोश चुप। अब सारी बातें मुझसे ही हो गई। तो मैंने कहा अच्छा, तो उसने निकाल दिया। कहने लगे नहीं आई वांट टू सी। मतलब जब उसने कहा कि मैं देखना चाहूंगा कि तुम कैसे करोगे, जब तुम करने लगो तो मुझे बुला लेना। और आ गए भाई। अच्छा वो 5 kg था, 5 kg साबुन मंगा लिया उसने। 5 kg इसको टेस्ट करो। अब 5 kg से मैंने उसको टेस्ट करना शुरू किया, कॉर्नर चेक किया, सेंटर चेक किया, स्केल होता है ना, यहाँ पे अगर 1 kg दिखाएगा तो वहां पे अगर 900 ग्राम दिखाएगा तो मामला खराब है। आपको ये तो सारे स्केल की वो है, वो भी है। तो फिर मैंने वो टेस्ट किया, उसी वक्त उसने मुझे कह दिया कि यू आर पास, योर फ्रेंड इज पास। अच्छा, मतलब मेरे दो कहने जब तुम ऐसे हो तो तुम्हारा फ्रेंड भी ऐसे ही हो। अच्छा, स्टाफ से तो एक सवाल नहीं पूछा उसने। सारी चीजें, वो बेचारा से लिफ्ट लेने आया था, उससे लिफ्ट लेने आया था, वो ऐसे पास हो गया। मुझसे कहता है कि जो भी रहे यार तुम हो, बस जो कुछ भी हो यार। उस दिन का मैच आपका रह गया। हाँ बस ये है बस। अच्छा वहाँ हम लोग जो रूममेट भी रहे, मैं और स्टाफ साथ। तो
अब ये हो गया, अब उसने कहा कि अपने जो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स हैं और पासपोर्ट है ये वो सब पहुंचाओ। और जमशेद का आदमी आ गया, उसने कहा भाई सब दो। मैंने कहा यार मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं है। मेरे हकीकत में मेरा पासपोर्ट नहीं था। हाँ। और वो जियाउल का जमाना था, पासपोर्ट सब बंद थे। इश्तियाक से मैंने कहा, इश्तियाक ने कहा यार मेरे पास तो है, एक्सपायरी उसकी है। मैंने कहा मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं है। मैंने कहा चलो तुम्हें मुबारक हो, तुम तो जाओ, हम देखेंगे क्या होगा। अच्छा, उसी दिन शाम को मैं घर पे आया, सारे मतलब मैच वैच खेल के आया, सब कुछ हुआ सारी। अच्छा, वहां से मैच खेलने गए? हाँ, वहां से मैच खेलने गया। हाँ, वो तो नहीं वहां छोड़ना था ना। वहां से नहीं छोड़ना, मैच खेल के आया, शाम को आया, बैठा हुआ था, मोहम्मद मामू आया। अच्छा। मोहम्मद मामू हमारे आगे खेलने के, बड़े उदास उदास से बैठे हो, क्या बात है? तो मैंने कहा कि मोहम्मद मामू मेरा मुझे पासपोर्ट बनाना है। कहने क्यों, इंडिया जाना है क्या? मैंने कहा बस इंडिया क्या जाना है कि सिलसिला कोई ऐसा बन रहा है कि शायद हम इंडिया भी चले जाएं और बाहर भी चले जाएं। हाँ। तो मोहम्मद मामू के, अब नाम उनका मेरे जहन से निकल गया है सब, तो हम्म। उन्होंने कहा अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम्हारा पासपोर्ट जो है वो हम बनवा देंगे। नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये कि मैं नाजाबाद में पासपोर्ट ऑफिस था, दूसरे दिन पासपोर्ट ऑफिस गया मैं। हम्म। उस आदमी ने मुझे घुसने नहीं दिया। तो कितने? हाँ, वहां पे वो घुसने नहीं दिया। वो जो चपरासी वपरासी होते हैं घुसने नहीं दिया। मैंने बड़े एजेंट को पैसे उसे देने की कोशिश की, शायद मेरा कुछ बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए, वो नहीं हुआ। वो मैं वहां मायूस होकर वापस आ गया। शाहरुद्दौला कॉलेज के अंदर आर्मी वाले बैठे हुए थे, तो मैं मेजर के पास चला गया ऐसे। मैंने कहा मेरा पासपोर्ट नहीं बन रहा, कुछ करो। ये भी मैंने किया। अच्छा, मैं बड़ा वो था, जैसे कहते हैं, बड़ा जब दिल में कुछ हो एक्साइटेड जाता थे, हाँ। है, मतलब नहीं एक्साइटेड से, मतलब कि जब दिल में कुछ बन जाती है तो मैं सोचता हूँ कि हर एक को अप्रोच करो, हाँ, हाँ, देखी हाँ, जाएगी क्या, जबान तो खोलो। हाँ। यार वो कहने अच्छा मैं लिख दूंगा, कह दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बड़े अच्छे मतलब थे लोग। आ गया मैं वापस। दूसरे दिन सब सारे ये काम करके सब मायूस होकर आ गए, भाई पासपोर्ट नहीं बनेगा, खत्म। मोहम्मद नामू आए, हम्म। घर में दाखिल हुए। हाँ भाई क्या कर रहा हो? मैंने कहा कि बस मोहम्मद नामू बड़ा, मुझे जरा दो पासपोर्ट, चार हाथ जब के लबे बाम रह गया। मैंने कहा मुझे पासपोर्ट बनवाना है और मेरा पासपोर्ट नहीं बन रहा है मेरा। हम्म। कहना तुमने ट्राई की? मैंने कहा हाँ मैंने ट्राई किया, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और मुझे डांट के भगा दिया, लिटरली मुझे डांट के भगा दिया। मैंने हम्म। कहा, निकल जाओ, गेट आउट। जो बताता हूँ मैं वो भी। मैं वापस आ गया, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम ऐसा काम ये करना कि तुम सुबह मेरे ऑफिस आओ। हम्म। ऐसे मुझे नहीं पता था कि उनके जो साले जो हैं वो पासपोर्ट ऑफिस में काम हम्म। करते हैं, कुछ करते हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं वो। तो उन्होंने एक छोटी सी पर्ची थी, बिल्कुल इतनी छोटी थी, हामिल हाजा रुका, ये मेरा भांजा है, इसका काम किया जाए, उस पर उन्होंने लिखा उर्दू में। बड़ा ही नहीं, मुझे याद है वो तहरीर, हामिल हाँ। हाजा रुका और इसका मेरा भांजा है, इसका काम किया जाए। तो मैंने कहा कि यार ये पर्ची ये पर्ची लेके मैं चला गया वहाँ पे। तो वो चेक पड़ी हुई थी, तो वहीं वो बाहर साहब बैठे हुए थे, साहब बहादुर। हाँ। तो मैंने कहा कि उनसे मिलना है और उनसे कहो कि सिद्दीकी साहब ने भेजा, मोहम्मद अहमद सिद्दीकी साहब ने भेजा है। कहना आप बैठे। जोर से वो आवाज़ अंदर चली गई। हाँ। जब मैंने कहा ना मोहम्मद, मेरी आवाज़ उन्होंने अंदर सुन ली। अच्छा। हाँ सुन ली, दरवाज़ा खुला और चिट पड़ी हुई थी, जो चटाई की चिट नहीं होती, हाँ, 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 वो हाँ। पड़ी हुई थी। उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी। उन्होंने कहा कि भाई कौन है? कहने लगे कोई अनस नाम के कोई आए हैं और वो पर्ची लेके आए हैं मोहम्मद अहमद सिद्दीकी साहब की, और वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। चला गया, बुला लिया उन्होंने, फ़ौरन बुला लिया उन्होंने, फ़ौरन बुला लिया। फ़ौरन बुलाया, भाई क्या है? मैंने कहा कि ये पासपोर्ट बनवाना है। तो कहने लगे पासपोर्ट तो यहाँ नहीं बनेगा, पासपोर्ट तो बनेगा वहीं वहां पे गुस्से नाज़ाबाद देख। से। हाँ। मैंने उनको बताया कि मैं नाज़ाबाद में ट्राई कर चुका हूँ वहाँ, तो उन्होंने कहने पासपोर्ट ऐसे बंद है, लेकिन तुम्हारा पासपोर्ट बन जाए। हाँ। फिर उन्होंने एक पर्ची लिख के दी, हामिल हजर रुका के नाम। हमें क्या करके, खैर वो मैंने ज़्यादा टुकड़ी हाँ। नहीं दी। कहने अब तुम जाओ वहाँ पे, और मैं उनको फ़ोन भी कर रहा हूँ, हाँ। मैं उनको फ़ोन भी कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से निकलने से पहले मैंने मोहम्मद नाऊ से कहा था, मोहम्मद नाऊ मैं जा तो रहा हूँ, उनको फ़ोन तो कर दिया, वहाँ बड़े अजीब, बड़ा हम्म। हॉरर माहौल होता है वहाँ पे। तो कर लेंगे, तुम जाओ बस, मैं कर, पता नहीं उन्होंने फ़ोन कर दिया होगा, ऐसी बात नहीं है, मोहम्मद नाऊ ने ज़रूर फ़ोन किया होगा जब उन्होंने बुला भी लिया। वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फ़ौरन पहुँच भी जाएंगे। हम फ़ौरन ही पहुँच गए, विद इन 5 मिनट्स उनके ऑफिस। हम चले गए, फिर उन्होंने वहाँ भेज दिया हमें।
तो वो जो चपरासी था कहने तुम फिर आ गए शक्ल देख के बड़ा टीट है भाई। हाँ, मैंने कहा भाई देखो बात ये है कि अब मैं लाया हूँ सोर्स, हाँ, अब पर्ची है मेरे पास। अब वो पर्ची है मेरे पास, अब बताओ कि भाई इन्होंने भेजा है, ये पर्ची दिखाओ। हाँ, जैसे ही मैंने भेजा अंदर, ये 2-2:30 बजे का टाइम था जब मैं उनके ऑफिस पहुंचे, पासपोर्ट ऑफिस बंद हो रहा था। हाँ, हाँ, उन्होंने सारे सबको रोक दिया, उन्हें बिठाया। इतनी बड़ी चाबी थी अलमारी की, 3 चाबियां थी उस अलमारी के अंदर, 3 दफा उन्होंने खोला और एक कापी निकाली, कहना लाओ फॉर्म लाओ अपना। मेरा फॉर्म लिया, सब ठप्पा भरा, सब कुछ किया, अपने उसी लड़के को बुलाया, बुलाने के बाद नेशनल बैंक में उन्होंने अपनी जेब से पैसे दिए, कहने चालान के पैसे जमा कराओ और जमा कराए वापस आना। कहने यार उनके बहुत एहसान है मेरे ऊपर, बहुत एहसान है, इस आदमी उस आदमी के बहुत एहसान है, और कुछ कल की बातों का कुछ जिक्र नहीं करना। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा सर वो तो मैंने वहाँ कह दिया कि भाई वो दाखिल नहीं होने दिया। कहने सब कुछ अब नहीं कोई जिक्र कर। हाँ, उन्होंने मुझे कोक भी पिलाई, बर्गर भी खिलाया, और उसी वक्त ऐसा पासपोर्ट मुझे बना के ठप्पे शप्पे ला के उसी वक्त हाथ में दे दी। क्या बात है। अब इस किस्से को थोड़ा सा यहीं पे रोकते हैं हाँ, और बाकी अगली किस्से के अंदर हाँ। कि ये बड़ा अजीब और गरीब कमाल था। अल्लाह ताला जो असबाब पैदा करता है, अल्लाह ताला ने जी, मेरे लिए, मैं तो कुछ भी नहीं था, मेरे ना जी। मेरे कुछ चलिए सोच। फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह दूसरी किस्से में बात होगी।